वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। बायोमोलिक्यूल्स, अब देखो हमारा सेल जो है बहुत सारे मोलिक्यूल्स से बना हुआ है और जो हमारा सेल बनाता है उस मोलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे दो है, माइक्रो एंड मैक्रो। क्लियर? तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसका केमिकल कंपोजिशंस क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द माइक्रोब्स टू द मैमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। हमारा जो पूरा बॉडी है वो केमिकल से ही बना हुआ है, एंड दिस केमिकल सब्सटेंस कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है या तो फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। केमिकल एनालिसिस इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द लिविंग सेल्स। तो केमिकल एनालिसिस से हम जान सकते हैं कि हमारा सेल जो है वो कैसे बना हुआ है। वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल कंपाउंड इन ए लिविंग बॉडी। कोई भी लिविंग सेल हो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? पानी। क्लियर? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। जब हम इसको सेल को क्रश करेंगे और एसिड में मिक्स करेंगे फिर उसको छानेंगे तो जो सॉल्युबल कंपाउंड है एसिड सॉल्युबल, वहाँ पे हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। क्लियर? ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? सो ऑल कार्बन कंपाउंड्स obtained from the living tissues are known as a organic biomolecules and these are of two types। यहाँ पे आप क्या है, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल्स। या तो आप इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स या तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद अ मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स। मीन्स 1000 डाल्टन से कम अगर मोलिकुलर वेट है जिसको हम बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, जहाँ पे अमीनो एसिड, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस वो सब आ जाते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, माने माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑन द अदर हैंड आर कंपाउंड्स ऑफ अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड दीज आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल्स अल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स। ये देखो जो है जनरली ये जो है वो हमारे एनिमलिया में बहुत कम देखने को मिलता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर? ये दो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? मोस्टली इन प्लांट्स। क्लियर? जहाँ पे एग्जाम्पल है अल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स एंड एसेंशियल ऑयल्स। क्लियर? एंड दे आर नोन एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ ये भी समझो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है उसका जो फंक्शन है वो नोन है कि उसका क्या 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 काम है। क्लियर? जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है इसके लिए हम उसके फंक्शंस के बारे में हम बहुत कुछ जानते नहीं है। नाउ द अमीनो एसिड्स। Amino acids are the organic compound rotating an amino group containing amino group, carboxyl group, hydrogen and a variable function group that is R. Common structure of the amino acid is based on the nature of R group. The R group जो है इसके हिसाब से हमारे amino acid जो इसको हमने ग्रुप किया है। And there are many amino acids, but माने बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स कंस्टिट्यूट द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए हमें सिर्फ ज़रूरत कितनी है? 20 अमीनो एसिड्स की। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन विच कंटेन्स हाइड्रोजन एज द आर ग्रुप। तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल वाला है आर ग्रुप में वो है हाइड्रोजन जो ग्लाइसिन बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड्स कैन बी एसिडिक व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर। जो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है आर के अंदर तो अमीनो एसिड जो है वो एसिडिक हो जाएगा। बेसिक हो जाएगा जब अमीनो ग्रुप ज़्यादा होगा, जैसे कि लाइसिन बराबर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है तो ग्लूटामिक एसिड है। वैसे ही यहाँ पे अमीनो एसिड में अगर आपका बेसिक ग्रुप ज़्यादा है, अमीनो ग्रुप ज़्यादा है तो दैट इज़ लाइसिन। और न्यूट्रल जो है उसका एग्जाम्पल है वेलाइन। फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो है ये समझो आप, फैटी एसिड्स जो है उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 1000 डाल्टन से कम है। क्लियर है? फिर भी उसको हमने मैक्रो में काउंट किया है। क्यों किया है वो देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप्स अटैच टू एन आर ग्रुप। क्लियर? एंड आर ग्रुप इज वेरिएबल एंड कंटेन्स 1 to 19 कार्बन्स। फैटी एसिड्स कैन बी सैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड कब होगा? जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। दीज आर द वाटर इंसॉल्युबल कंपाउंड्स, पानी में इंसॉल्युबल है। स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड्स लाइक क्या? पामेटिक एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर एस्टरिफाइड विद अ ग्लिसरॉल
टू फॉर्म मोनोग्लिसराइड्स। जो फैटी एसिड्स हैं वो आपका उसको जब एस्टरीफाइड करेंगे ग्लिसरॉल से तो क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स क्लियर। नाउ नाइट्रोजन बेसिस, these are the organic compound containing heterocyclic rings। heterocyclic rings जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन आर द नाइट्रोजिनस बेस। अब देखो यहाँ पे हमने 5 दिए हैं, बट कोई भी डीएनए या तो आरएनए जो भी होगा उसमें होगा इसमें से सिर्फ 4। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ द एडेनाइन इज व्हेन अटैच्ड टू द शुगर, दीज आर नोन एज न्यूक्लियोसाइड। माने ये जो आपका नाइट्रोजन बेस है वो जब शुगर से अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। व्हेन न्यूक्लियोसाइड जो है उसके अंदर जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। मैक्रोमोलेक्यूल्स माने वो बड़े वाले मोलेक्यूल्स हैं जो आपके इनसॉल्यूबल पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ अ मोलेकुलर वेट इन द रेंज ऑफ द 10,000 डाल्टन्स एंड मोर आर नोन एज ए बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। लिपिड आर एन एक्सेप्शंस। लिपिड इसलिए एक्सेप्शंस है क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल पार्ट में आपको नहीं दिखता। अब देखो यहाँ पे लिपिड्स जो है उसका जो मोलेकुलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से कम है, फिर भी वो इनसॉल्युबल पार्ट में देखने को मिलता है, इसलिए उसको हम बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। क्लियर। दिस मोलेक्यूल्स आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस एंड दीज आर क्लासिफाइड एज द प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा। नाउ कम टू द प्रोटीन्स। Proteins are the linear chain of the amino acids linked by the peptide bonds। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की एक बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड्स और वो एक लंबी चेन बनाता है, हेंस ऑल्सो नोन एज ए पॉलीपेप्टाइड। देखो यहाँ पे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं और बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप्स ऑफ वन अमाइनो एसिड्स एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स। माने पहले अमाइनो एसिड जो है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो दूसरे वाला इसके पीछे वाले जो अमाइनो एसिड है उसके अमाइनो ग्रुप से जुड़ेगा। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन थ्रू द डाइट और फूड। हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो बाहर से लेने पड़ते हैं जो हमारे डाइट या तो फूड से आते हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ द डायटरी प्रोटीन्स। नाउ फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स। टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहला फंक्शन उसका है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना। फाइटिंग द इन्फेक्शंस। क्लियर। एक्ट एज ए हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। क्लियर। एंड कोलेजन, हमने वहाँ पे दिखा था रुबिस्को। रुबिस्को जो है बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन था। जो कोलेजन है इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स, वेयर द रुबिस्को इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन यूनिवर्सली। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इज द हेलिकल फोल्डेड ऑफ स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर है इज द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन है। और क्वार्टरनरी जो है इज द असेंबली ऑफ द मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड से ये बनता है। नाउ वी कम टू द पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। ये भी क्या है, लॉन्ग चेन है, मोनोसैकेराइड से बनती है। क्लियर। इन ए पॉलीसैकेराइड्स द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या होता है, वो आगे पेप्टाइड था, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज वो हमने देखा है कि जो आपका कार्बन है वो दूसरे वाला जो कार्बन है उससे जुड़ता है। क्लियर है। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड्स consisting of only one type of monosaccharides, that is glucose. Therefore cellulose is a homopolymers। देखो यहाँ पे समझो कि अगर हमारा ये जो पॉलीसैकेराइड का चेन बनता है उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के मोलेक्यूल्स होंगे। क्लियर। माने ग्लूकोज 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 जो है बराबर सेल्यूलोज उससे बनता है तो उसको हम बोलेंगे होमो। अगर यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर मीन्स अलग अलग तरह से शुगर्स इकट्ठे होकर जो बनाएगी तो उसको बोलेंगे हेट्रो। क्लियर। तो होमोपोलीमर्स इज अ सिंपल पॉलीसैकेराइड्स। सिमिलरली इन्यूलिन इज अ पोलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो आपका जो है सेल्यूलोज मीन्स सेल्यूलोज जो है उसमें ग्लूकोज से बना हुआ है, जबकि इन्यूलिन जो है वो आपका फ्रुक्टोज से बना हुआ है। क्लियर। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैव ए बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड शुगर्स and chemically modified sugars such as glycosamine and acetyl galactomines etc. Hence they are the heteropolymers। देखो यहाँ पे अलग अलग तरह की शुगर्स ऐड होती है तो ये हेट्रोपोलीमर्स है। काइटिन इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड द सेल वॉल ऑफ फंजाई।
जो आर्थ्रोपोड्स और फंगस जो है उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी है और वो भी एक हेट्रोपोलीमर्स है। क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड्स आर द पोलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है। और न्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सीरिबोस शुगर्स, दैट इज डीएनए। मैंने बोला था कि डीएनए है तो डीऑक्सीरिबोस शुगर है, एंड अगर रिबोस शुगर है तो दैट इज आरएनए। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट of the one nucleotide and hydroxyl group of the sugar present in the other nucleotide is known as a phosphodiester bond। माने यहाँ पे जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकेज मोनोमर्स इन अ पोलीमर्स। फर्स्ट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, इट लिंक्स द अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड्स reacts with the amino group of the next amino acids। Clear? Then the glycosidic bonds, it links the two carbon atoms of the adjacent monosaccharides to form the polysaccharides। Clear? And this also involves dehydrations, ये जब dehydrate होता है तब ये bond बनता है। Now phosphodiester bond, it links the two nucleotides to form the nucleic acids and this bond is formed between the phosphate and the hydroxyl group of the sugar। All chemical reactions occurring in a living organisms are together known as a metabolism। बराबर, ये जो इकट्ठा होकर जो भी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बायोसिंथेटिक पाथवे वेयर सिंपल स्ट्रक्चर्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आर नोन एज एनाबॉलिक पाथवे। माने अगर कोई छोटे छोटे ये मिला के, है ना, मोलिक्यूल्स मिला के अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो एनाबॉलिक पाथवे है। अगर डिग्रेडेशन ऑफ द पाथवे वेयर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ब्रेक, अगर कोई हम खाने में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेते हैं इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे कंज्यूम्स एनर्जी, जब एनाबॉलिक पाथवे उसमें हमें बनाना पड़ता है, क्लियर है, तो इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि कैटाबॉलिक पाथवे जो है वो हमें एनर्जी वापस देता है। तो एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द रेट ऑफ द मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स इज अफेक्टेड बाय द कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अब ये समझो, विदाउट एंजाइम्स ये जो प्रोसेस है वो हो सकती है बट ये बहुत ही स्लो होगी। क्लियर? एंजाइम्स है वो इसको मल्टीफोल्ड उसमें फास्ट कर देगा। क्लियर है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मीन्स प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं दैट इज इंटरमीडिएट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ ग्रोथ डेवलपमेंट्स एंड रिप्रोडक्शंस। मीन्स मैंने पहले ही बोला था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसका फंक्शंस हमें पता है। क्लियर? कि वो क्या काम करता है, तो आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल्स हैं फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट इज द इंटरमीडिएट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म्स नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? और इसके जो नोन फंक्शन है वो भी बहुत कम है। एग्जाम्पल इज पिगमेंट्स सच एज कैरोटिनॉइड्स, टॉक्सिन्स जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, ड्रग्स एंड एसेंशियल ऑयल्स। नाउ वी कम टू द एंजाइम्स। जो जनरल फीचर्स जो है एंजाइम्स का, तो ये है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जनरली जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से बनते हैं। दोज आरएनए विच कैन कैटेलाइज देयर ओन बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। जो राइबोजाइम्स जो है वो आरएनए को कैटेलाइज करता है, आरएनए वाला रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करता है। द साइट ऑफ एन एंजाइम एट विच द सब्सट्रेट फिट्स इज कॉल्ड एक्टिव साइट्स। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिव साइट्स। एंड दिस कैन कैटेलाइज रिएक्शन एट अ हाई रेट। एग्जाम्पल जो है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव द ट्रांजिशन स्टेट। माने इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि कैटेलाइज जो है मीन्स कैटलिस्ट जो है वो विदाउट एनर्जी काम नहीं करेगा। तो जो एनर्जी देने से कैटलिस्ट एक्टिव हो जाता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जीज। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस बेसिस ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शंस दे कैटेलाइज। फर्स्ट है इज ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करता है। दूसरा है हाइड्रोलाइसिस जो कि आपका जो पानी है उसको रिमूव करेगा। ट्रांसफरेसिस जो फॉर्म चेंज करेगा। लाइसेसिस जो तोड़ेगा। आइसोमरेज एक में से दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज होगा सिर्फ। और लाइगेसिस माने दो को जोड़ेगा। क्लियर है? नाउ द कोफैक्टर्स, द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम्स। कोफैक्टर्स देखो बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो कोफैक्टर्स के बगैर काम नहीं कर सकते, तो इसमें जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलेंगे एपोएंजाइम्स। कोफैक्टर्स आर ए नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स बाउंड टू द एंजाइम्स एंड दिस मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। जब कोफैक्टर्स ऐड होगा तब एंजाइम जो है वो एक्टिव होगा। कोफैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड in a 3 categories. One is a prosthetic group,
These are the organic compounds which tightly bind to the apoenzymes. माने ये apoenzyme से जुड़े हुए ऑर्गेनिक ग्रुप है जो टाइटली बाउंड है, जस्ट लाइक हेम. हेम माने हीमोग्लोबिन के अंदर जो हेम है उसकी बात कर रहा है. नाउ द कोएंजाइम्स, these are the organic molecules which unite with the apoenzymes only during the course of the reaction. Example is NAD. Clear? Metal ions means example है zinc acts as a cofactor for the carboxypeptidase. क्लियर? फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी. अब देखो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो और प्रोटीन एक्टिविटी दोनों सेम ही है, क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है. क्लियर? तो एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन बट हेल्प इन एक्सेलरेटिंग इट. क्लियर? तो एंजाइम अपने आप से कोई रिएक्शन शुरू नहीं करेगा, बट जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका जो रेट है वो फास्ट कर देगा. एंजाइम अफेक्ट द रेट बट नॉट द डायरेक्शंस ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस. तो ये एक डायरेक्शन से मीन्स सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की ओर जो है उसको रेट फास्ट करेगा, बराबर, बट उसका उल्टा ये नहीं कर सकता. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव ए हाई टर्नओवर नंबर्स. टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम इज द नंबर ऑफ द molecules of the substance that is acted upon by an enzyme per minute. Clear? High turnover number of enzymes increases the efficiency of reactions. अगर वो जितना ज़्यादा मोलेक्यूल्स को सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा. क्लियर है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शंस. वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं जो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए काम करते हैं. द टेम्परेचर एंड द पीएच एट विच एन एंजाइम शोज द मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड द ऑप्टिमम पीएच. माने एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम पीएच और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम काम कर सकता है. देखो पीएच ज़्यादा होगी या तो आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका जो एंजाइम है वो डिजेनरेट हो जाएगा. क्लियर? अगर ये कम हो गया तो आपका जो एंजाइम है तो वो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा. द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम डिक्लाइंस बोथ अबव एंड बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू. एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 6 to 8. 6 से 8 की जो पीएच है वहाँ पे एंजाइम जो है वो सबसे अच्छा काम कर सकता है. द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन increases with increases in substrate concentrations and then ultimately reaches a maximum velocity. अब देखो सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा, बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास एंजाइम कितना है. एक लिमिट के बाद आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ाओगे बट एंजाइम आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपकी ये जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं. अ केमिकल विच शट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड इनहिबिटर. जो सब्सटेंस आपकी एंजाइम एक्टिविटी को बंद कर सकता है या तो रोक देगा उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर. व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट्स एंड कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के एंजाइम को जोड़ने नहीं देगा उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. नेचर ऑफ एन एंजाइम एक्शंस. अब देखो एंजाइम कैसे काम करता है. तो एंजाइम सबसे पहले क्या करेगा, सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और आपका ES कॉम्प्लेक्स मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. वहाँ से वो ट्रांसफॉर्म होगा EP कॉम्प्लेक्स में, माने एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और बाद में प्रोडक्ट को अलग करके एंजाइम फिर अलग हो जाएगा और फिर दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ेगा. सो क्लियर? तो देन इट अंडरगोज एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली इट डिसोसिएट्स इनटू द इट्स प्रोडक्ट्स and enzyme regains its original form.